हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरे एकेडमी। पिछला चैप्टर अपना काफ़ी बड़ा हो गया था, सब्सिडरी बुक्स। आई होप आपने सारे के सारे लेक्चर्स ठीक से देखे हुए हैं। और अभी आपको कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और फिर बाद में जर्नल प्रॉपर। इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, वो समझ में आया रहेगा। सब्सिडरी बुक्स में से अल्टीमेटली लेजर में पोस्टिंग कैसे होता है, स्पेशली परचेस बुक और सेल्स बुक में से, ये भी आपको ठीक से समझ में आया रहेगा। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब आपको समझ में आया रहेगा। तो विथ दिस मच लॉजिक, नाउ एक्चुअली स्पीकिंग यू हैव कंप्लीटेड द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग फ्रॉम योर सिलेबस। इसके आगे जो चलने वाला है वो मोर एंड मोर ऑफ अकाउंटेंसी होना चालू हो जाएगा एंड लेस ऑफ बुक कीपिंग होगा। बुक कीपिंग पूरा पूरा नहीं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े थोड़े पार्ट्स हम सीखने वाले कि फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए, किस तरह से लिखेंगे, कौन से कॉलम रहने चाहिए वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ हम ज़रूर से देखेंगे। बट एट द सेम टाइम हायर फोकस विल बी ऑन द अकाउंटिंग एस्पेक्ट एंड लेसर फोकस विल बी ऑन द प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन के जितने रूल्स है वो लगभग मैंने आपको सारे के सारे सिखा दिए हैं। तो आज नया टॉपिक चालू करने वाला हूँ, उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। स्पेलिंग ठीक से देख लीजिएगा, कुछ कुछ लोग गलती से सुन लेते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इट इज़ नॉट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सो स्पेलिंग में याद रखना, एल के बाद में आई भी है, ओके, और बाद में ए है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं शायद उनका मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन जो लोग वर्नाकुलर मीडियम से हैं शायद गलती कर सकते हैं, इसके लिए बता के रखा है। स्पेलिंग क्या रहेगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। टॉपिक चालू करने के पहले एक बार फट से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है अब तक। ज़रा देखो, पहला चैप्टर में हमने 5 लेक्चर देखे थे, वो काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर्स थे। कुछ लेक्चर्स तो मेरे ख्याल से 1 घंटा और सवा घंटे के भी लेक्चर हो गए थे। बाद में 9 लेक्चर से सेकेंड चैप्टर की मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। उसके बाद में 14 लेक्चर हुए थे जर्नल के, 9 लेक्चर हुए लेक्चर के एंड 23 लेक्चर्स हो गए सब्सिडरी के। अब मैं शायद बाद में इसको फिर से ब्रेक करूँगा तो नंबर ऑफ लेक्चर्स और भी बढ़ जाएंगे, बट बाई डिफ़ॉल्ट अब तक अपने 60 लेक्चर हो चुके हैं। और अभी हम लोग नए टॉपिक के लिए चालू करने वाले हैं, उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन। आई होप यू कैन सी दैट आपका जो 11वीं का कप है वो अभी एकदम पास में आ रहा है, ओके क्योंकि अभी BRS हो जाएगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद में डेप्रिसिएशन, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फिर फाइनल अकाउंट्स और बाद में सिंगल एंट्री। सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हाफ ऑफ आवर जर्नी एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द जर्नी इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय अस। चलो देन लेट अस स्टार्ट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इस नाम में ही बैंक है। इसका मतलब ये तो आपको समझ में आया रहेगा कि यहाँ पे हम जो भी कुछ डील करने वाले हैं उसका किसी ना किसी तरीके से बैंक से संबंध है। कोई भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, इट मे बी अ फैक्ट्री, इट मे बी विदाउट अ फैक्ट्री, इट मे बी ट्रेडिंग बिजनेस, इट मे बी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इट मे बी सर्विस बिजनेस, कोई भी बिजनेस को अल्टीमेटली अपने कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसे का लेन देन करना पड़ेगा, मतलब ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे वक्त व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज दे आर गोइंग टू यूज़, डिफरेंट वेज। अगर आपको याद रहेगा तो इकोनॉमिक्स में आपको 11वीं में सिखाया रहेगा, देर इज समथिंग कॉल्ड एज बार्टर एक्सचेंज। मतलब मेरे गुड्स के बदले में तुम्हारा गुड्स, मेरे सर्विस के बदले में तुम्हारा सर्विसेज, मेरे गुड्स के बदले में तुम्हारा सर्विसेज वगैरह वगैरह, उसको बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। बट बार्टर एक्सचेंज में बड़ा डिफिकल्ट रहता है, उसका नाम है डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए है वो तुम्हारे पास रहनी चाहिए, और जो चीज़ आपको चाहिए, तुम्हें चाहिए, वो मेरे पास रहनी चाहिए, तब कहीं जाके हम लोगों का ये एक्सचेंज होगा। और वो भी एक दूसरे के टर्म्स के हिसाब से रहना चाहिए, तब वो एक्सचेंज होने वाला है। सो बार्टर एक्सचेंज इज नॉट अ वेरी ईजी थिंग और यूजफुल थिंग फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग एनी बिजनेस इकोनॉमी और एनी बिजनेस सिस्टम। तो बाद में हमने क्या कंसिडर करना चालू कर दिया कि लोगों को बिजनेस करने के लिए हमने बोला ठीक है बार्टर एक्सचेंज नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर अ सेपरेट मेजरमेंट यूनिट दैट इज कॉल्ड एज मनी। We are going to exchange the goods and services, not against goods and services. We are going to exchange goods and services against money. So it will become easy for the purpose of controlling the situation, doing the transactions without waiting for finding out that supplier who has exactly what we want and who also has the want what we exactly supply. ये कंप्लीट कॉम्प्लिकेशन अपने आप निकल जाएगा। लेकिन फिर पैसा कौन इशू करेगा? हमने बोला गवर्नमेंट पैसा इशू करने वाला है। गवर्नमेंट क्या इशू करेगा? कॉइन्स इशू करेगा। गवर्नमेंट क्या इशू करेगा? करेंसी नोट इशू करेगा। उसको यूज़ करके अपने को आगे जाना है। लेकिन याद रखो, अगर तुम गवर्नमेंट ने इशू किए हुए करेंसी को यूज़ करते हो, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर तुम तुम्हारे ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने इशू किए हुए करेंसी को यूज़ करते हो, तो आपके ट्रांजैक्शन परफेक्टली लीगल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
बट एट द सेम टाइम आपने ये ट्रांजैक्शन किया है, इतने रुपए में किया है, इसका बाकी कुछ प्रूफ नहीं है। जो आप बोलोगे और जो आपका कस्टमर बोलेगा, जो आप बोलोगे और जो आपका सप्लायर बोलेगा, इसी के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। तो सर उसमें क्या बुरी बात है, बराबर ही तो है। हमने ट्रांजैक्शन किया तो हमको ही पता रहेगा, बाकी किसी को कैसे पता रहेगा। मैं बोलूँगा सच्ची बात है। मैं आप लोगों को सब सिखा रहा हूँ 11वीं के बारे में, पढ़ाई कैसे करने का, अकाउंट्स कैसे करने का, आपका रिवीजन करवा के ले रहा हूँ, आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ, तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने 11वीं का एग्ज़ाम नहीं दिया और आपके कॉलेज ने आपने 11वीं के एग्ज़ाम में इतने इतने मार्क्स लिए हैं, ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दिया, मार्कशीट नहीं दिया, तो भले ही आपको सब कुछ समझ में आया रहेगा, तो भी लोगों को इसके ऊपर विश्वास रखने में तकलीफ होने वाली है। आपने एसएससी का अच्छा पढ़ाई किया है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपका एसएससी का या फिर सीबीएसई आपका जो बोर्ड रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड का आपके पास सारा का सारा नॉलेज है, लेकिन अगर आपने आपके बोर्ड एग्जाम्स ही नहीं दिए रहेंगे तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन देने के लिए कॉलेज को बहुत तकलीफ होगी कि हम कैसे माने कि आपने 10th का बराबर पढ़ाई किया है और आपको सब कुछ ठीक से आता है। तो आप 10th का पढ़ाई करते हो, एसएससी बोर्ड रहेगा, सीबीएसई बोर्ड रहेगा, आईसीएसई बोर्ड रहेगा, आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम देते हो। एग्ज़ाम किसने लिया? आपके स्कूल ने नहीं लिया, आपके मम्मी डैडी ने नहीं लिया, आपको जिन्होंने सिखाया वो टीचर ने नहीं लिया। एग्ज़ाम किसने लिया? सीबीएसई ने, तो एसएससी ने, तो आईसीएसई बोर्ड ने लिया, जो एक कंप्लीटली थर्ड पार्टी है, जो आपको बिल्कुल रोज़ का रोज़ मिलते नहीं है, जिनको पता भी नहीं आप कौन हो क्या हो। आपके मार्क्स बढ़ गए तो उनको फ़ायदा नहीं है, आपके मार्क्स घट गए तो उनको नुकसान नहीं है, कंप्लीटली थर्ड पार्टी है। तो ऐसे कंप्लीटली थर्ड पार्टी ने आपका एग्ज़ाम लिया रहेगा और बाद में आपको पेपर चेकिंग करके मार्क्स देके आपको सर्टिफिकेट दिया रहेगा, मार्कशीट दिया रहेगा। तो ऐसे मार्कशीट पे विश्वास रखना कॉलेज के काम की चीज़ होती है। फिर अलग अलग कॉलेजेस आपको अपने कट ऑफ रेट्स के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से एडमिशन दे सकते हैं। आपका फिर से एग्जाम लेने का उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है। तो ये थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट रहेगा तो नए ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमको स्पीड पकड़ने को होता है। तो मैंने आपको गुड्स बेचा है, आपने मुझे गुड्स बेचा है, मैंने आपके पास से गुड्स एंड सर्विसेज परचेस किया, आपने मेरे पास से गुड्स एंड सर्विसेज परचेस किया है। ये सिर्फ मैं जानता हूं और मैं सेल्स बिल बना रहा हूं, नहीं तो आप सेल्स बिल बना रहे हो। इसके ऊपर विश्वास रख के मेरा इनकम टैक्स का लायबिलिटी कैलकुलेट करना, इसके ऊपर विश्वास रख के मुझे लोन लेने का रहेगा तो लोन लेना, ये सब चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, हाँ मैंने बहुत सारा सेल्स किया हुआ है, बहुत सारे बिल बना दूंगा, अपने हाथ से बना के रखूंगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट देयर आफ्टर टू फाइंड आउट वेदर आई हैव रियली सोल्ड दिस मच अमाउंट ऑफ गुड्स और नॉट। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम रहना चाहिए। हम बोलेंगे ठीक है, फिर नंबर 1 हम बार्टर एक्सचेंज से बाहर निकल गए हैं, नंबर 2 हम मॉनेटरी सिस्टम में चले गए हैं, बट नंबर 3 अभी हम लोग मॉनेटरी सिस्टम में गवर्नमेंट ने इश्यू किए हुए करेंसी नोट्स को छोड़ के एक बैंक नाम के मिडलमैन को बीच में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हम जो जो ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं ये ट्रांजैक्शंस हमेशा बैंक के थ्रू होने वाले हैं। अगर ऐसा होगा तो हमने किसी को पैसा दिया है या फिर हमको किसी ने पैसा दिया है, इसके बारे में सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सामने वाली पार्टी बात नहीं कर रही है, बल्कि बैंक भी बता रही है हाँ इन्होंने इनको इतना पैसा दिया, ये मुझे मालूम है कौन से दिन को, कितना अमाउंट, किसके पास से किसके अकाउंट में गया है, इसके बारे में हमने ट्रांजैक्शन में मिडलमैन करके काम किया है, हमने इसके पास से पैसा लिया है, हमने इनके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है, तो वी ऑलरेडी नो दैट दिस ट्रांजैक्शन हैपेंड। जिस तरह से आपका एसएससी का सर्टिफिकेट कॉलेज के एडमिशन के काम का है, उस तरह से मैंने मेरे कस्टमर को गुड्स बेचा है, उनके पास से पैसा कलेक्ट किया है। इसका ट्रांजैक्शन अगर हार्ड कैश के जगह पे मैं बैंक के थ्रू करूंगा तो मैंने जो जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो ट्रांजैक्शंस के ऊपर विश्वास रखना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, बैंकर्स के लिए, लेंडर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, सबके लिए आसान होगा। क्योंकि अब मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है, ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ बल्कि एक थर्ड पार्टी, मेरे ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए या फिर कम हुए तो भी जिसको फर्क पड़ता नहीं है, ऐसी थर्ड पार्टी बोल रही है कि हाँ सचमुच में सर ने इतने ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं, तो उसके ऊपर विश्वास रखना लोगों के बस की बात हो जाती है, लोगों को समझ में आ जाता है, आसान हो जाता है। तो इस आसानी को यूज़ करने के लिए फटाफट से लोन लेने का रहेगा तो लेंडर्स के मन में विश्वास जगाने के लिए, इनकम टैक्स बराबर से पे करने के लिए, जीएसटी बराबर से पे करने के लिए, शेयर होल्डर्स को अपना डिटेल्स बताने के लिए,
हम लोग प्रिफर करेंगे कि अपने ट्रांजैक्शंस बार्टर से तो करने हैं ही नहीं, अभी बार्टर से तो नहीं करेंगे, और ऊपर से हार्ड कैश भी जितने कम होगी उतनी कम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे हमेशा बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करें। इसका मतलब बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा, बैंक से पैसा विड्रॉ करेगा। बिजनेस के कस्टमर्स बैंक में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। बिजनेस बैंक को बोल के रखेगा कि भैया तुम बाहर के कुछ अलग अलग मेरे खर्चे हैं, मेरे अलग अलग पेमेंट्स हैं, उनको डायरेक्टली पेमेंट कर दो। सो बिजनेस अभी डायरेक्टली ये जो थर्ड पार्टीज है, आउटसाइड वर्ल्ड है, उसके साथ डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन करने का कोशिश करेगा। जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने हर एक ट्रांजैक्शन में बैंक को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो उसका फ़ायदा ऐसा हो जाएगा कि बिजनेस ने जो जो ट्रांजैक्शंस किए हैं उसका थर्ड पार्टी प्रूफ जनरेट हो जाएगा। बैंक बोलेगी हाँ सचमुच इन्होंने पेमेंट किया है, इस तारीख को किया है, इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, इतना अमाउंट ट्रांसफर किया है। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई, इनके अकाउंट में पैसा आया है, इनके पास से आया है, सो एंड सो डेट को आया है। इट इज़ ईजी टू नाउ आइडेंटिफाई, प्रूव, so the business becomes more strong, people can trust this business. This is the basic idea of bank. तो बिजनेस आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डील करने के लिए हमेशा बीच में किसको यूज़ करेगा, मिडलमैन करके बैंकर को यूज़ करेगा। और बैंकर फिर क्या करेगा, जो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए बैंकर ने किए हुए हैं वो सब ट्रांजैक्शंस का खुद भी एक रिकॉर्ड रखेगा कि कौन से अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा आया, इस अकाउंट से कौन से अकाउंट में पैसा गया, कैसे गया, चेक से गया कि क्या कुछ किया था, उसका डिटेल क्या है, उसका नंबर कुछ है क्या, डेट क्या है, पार्टी का नाम क्या है, ये सब चीज़ों का छोटा रिकॉर्ड बैंक भी मेंटेन करेगी और बिजनेस भी मेंटेन करेगा। मतलब इट इज़ ईजी नाउ टू हैव अ वेरिफिकेशन ऑफ वेदर यू रियली डिड द ट्रांजैक्शन और नॉट। तो ये बेसिक आइडिया है। मतलब ये बैंक से अपने को छुटकारा मिलने वाला नहीं है, बैंक अपने लिए बहुत काम की चीज़ है। बैंक अपने लिए बहुत काम की चीज़ है। तो फिर ये बैंक के साथ जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसका मतलब अपने को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि हमने बुक कीपिंग में सीखा है, बुक कीपिंग में सीखा हुआ है कि हम लोग बोलते हैं कुछ भी ट्रांजैक्शन जहाँ जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे अकाउंटेंट खुद जाके खड़ा होगा इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग एट अ मैसिव स्केल, एवरीवेयर द ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग। अपना बिजनेस का ट्रांजैक्शन हर वक्त अलग अलग जगह पे होते रहेंगे, तो अपने अकाउंटेंट को हर ट्रांजैक्शन के वक्त सामने खड़े होकर अच्छा किसने किसको क्या दिया ऐसा रिकॉर्ड करना इंपॉसिबल है। इसका मतलब अभी साथ में जो लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी हमने डाल दिया कि आप साथ में अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करो। वैसे ही फिर अभी हम लोग बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो बैंक के साथ, बैंक के थ्रू की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज ट्रांजैक्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज ट्रांजैक्शंस। हम बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब जिस ट्रांजैक्शन में हम और बैंक ये दो ही लोग हैं, वो ट्रांजैक्शंस के लिए भी डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे क्या, और कौन से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होंगे उसके बारे में बात करते हैं। सो बैंक के डॉक्यूमेंट्स कौन से देखो, जस्ट अ मिनट, लेट मी शिफ्ट माई सेल्फ टू अनदर प्लेस। बैंक के डॉक्यूमेंट्स कौन से देखो, सबसे पहला सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है फॉर रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ बिजनेस, इन एंड आउट ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में पैसा आता है, बैंक अकाउंट से पैसा जाता है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो जाएंगे। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है, नंबर 1 पेइंग स्लिप एंड नंबर 2 विड्रॉल स्लिप। नो सम पीपल में से सर आप एक चीज़ भूल गए हो, और एक चीज़ रहती है, उसका नाम रहता है चेक। मैं बोलूँगा येस व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। आपको मैंने चेक के बारे में बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, बेरर चेक मतलब क्या, क्रॉस चेक मतलब क्या, और फिर बाद में अकाउंट पे ही चेक मतलब क्या, फिर चेक का जो नीचे का बॉटम लाइन रहता है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहती है, MICR नंबर मतलब क्या है, IFSC कोड मतलब क्या है, वो सब चीज़ें मैंने डिटेल में आपको ऑलरेडी सिखाया है। इसके लिए मैं भी चेक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वी पुटिंग मनी इन द बैंक अकाउंट एंड वी टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट, आर बैंक पेइंग टू थर्ड पार्टी, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। हम बैंक में पैसा भर रहे हैं, फिर बैंक से हम पैसा निकाल के लेके आ रहे हैं, हम किसी और को अपने बैंक अकाउंट से पैसा पे कर रहे हैं, उसके लिए चेक यूज़ करेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बैंक में गया, मेरे पास का पैसा बैंक में भरा, उसका कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा क्या? मैं बैंक में गया और खुद ही वहाँ से पैसा विड्रॉ करके वापस आया, उसका कुछ डॉक्यूमेंट होगा क्या? उसकी बात चालू है ना। रिमेंबर, इधर जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी बड़े पैमाने पे यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि नाउ द वर्ल्ड इज़ ऑफ इंटरनेट। तो इस इंटरनेट के ज़माने में, ATM कार्ड के ज़माने में, इसमें से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस
करने के तरीके ही बदल गए हैं और ट्रांजैक्शंस करने के तरीके बदल गए हैं, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते थे वो डॉक्यूमेंट्स का भी अभी तैयार होने का टेक्निक चेंज होते जा रहा है। इनफैक्ट आजकल तो एसएमएस का ज़माना है, आपको एसएमएस अलर्ट आ जाता है और कुछ कुछ बैंक्स ने तो अभी व्हाट्सएप अलर्ट देना भी चालू कर दिया है। इसके लिए इसमें से कुछ कुछ चीज़ें शायद अभी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशली इफ़ द बैंक इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। जितनी एडवांस बैंक रहेंगे उतना आपको दिखेगा कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होते जाएगा, क्योंकि आपको अभी अलर्ट्स अलग तरीके से मिलते रहेंगे। बैंक के खुद के ऐप रहते हैं, वहाँ से आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन हाँ, ज़रूरी है कि ये सब ये जो ऐप बनता रहेगा, जो नोटिफिकेशन आते रहेंगे, उसके पीछे भी इसमें से बहुत सारे लॉजिक्स चलते रहते हैं। सो वी आर बेसिकली लुकिंग एट फॉर्मेट्स एंड लॉजिक्स। तो जब बैंक में पैसा आता है या फिर बैंक में से पैसा जाता है और सामने हम ही खड़े रहते हैं, मतलब हम बैंक में पैसा भर रहे हैं, हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो यूज़ करने का है पेन स्लिप, नहीं तो विड्रॉल स्लिप। उसके अलावा हमारे बैंक में से हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दे के रखे हुए हैं, हमने अपने बैंक में से कुछ इंस्ट्रक्शन दे के रखे हुए कि भैया मेरा रेंट भर दो, मेरा ईएमआई भर दो, नहीं तो मेरा लाइट बिल भर दो, नहीं तो मेरा एलआईसी का प्रीमियम भर दो। ऐसे कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हमने बैंक को दे के रखे हैं। तो उसके लिए वंस अपॉन अ टाइम बैंक अपने को बैंक एडवाइस भेजती थी कि बाबा हर महीने में आपके अकाउंट में से हमने इतना इतना अमाउंट निकाल दिया है और वो अलग अलग पर्पजेस के लिए जैसा आपने बोला था वैसा भर दिया है। इसके लिए बैंक अपने को क्या भेजती थी? एडवाइस भेजती थी। आजकल तो बैंक अपने को एसएमएस नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजती है। और तीसरा है समरी, मतलब हमने जो जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसका बैंक ने जो रिकॉर्ड रखा हुआ है उस समरी को बोलते हैं आइदर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड पेन स्लिप मतलब क्या है, किस काम की चीज़ है। पेन स्लिप इज फॉर डिपॉजिटिंग कैश, जस्ट अ मिनट, थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। यप, हो गया। डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक अकाउंट। डिपॉजिटिंग कैश, और मैं यहाँ पे और एक चीज़ लिख देता हूँ, और चेक। डिपॉजिटिंग कैश और चेक इन बैंक अकाउंट, उसके लिए जो कागज़ का टुकड़ा हम यूज़ करेंगे, जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे, उसका नाम है पेन स्लिप। दूसरा है विड्रॉल स्लिप, उसमें विड्रॉइंग कैश। देखो पेन स्लिप में कैश चेक दोनों का नाम है, बट विड्रॉल स्लिप में हमेशा कैश रहेगी। विड्रॉइंग कैश फ्रॉम ओन सेविंग्स अकाउंट, फ्रॉम ओन सेविंग्स अकाउंट, खुद के ही सेविंग अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने का रहेगा, तो चेक यूज किए बिना भी आप आगे जा सकते हो, उसको बोलते हैं विड्रॉल स्लिप। बैंक एडवाइस इज फॉर अलर्ट्स अबाउट इंस्ट्रक्शंस followed by bank. Passbook is generally a written statement in book form to give details of bank transactions from savings account, and on the other hand statement मतलब बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, फ्रॉम करंट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट। सर ये ओवरड्राफ्ट क्या है, सब सिखाने वाला हो, टेंशन मत लो। करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, नहीं तो सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, उन सब के लिए पासबुक नहीं मिलता है। पासबुक जनरली सेविंग अकाउंट के लिए मिलता है। आपका बाकी कुछ टाइप का अकाउंट रहेगा, करंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है,
तो इन दैट केस आपको पासबुक नहीं मिलेगा, प्रिंटेड बुक नहीं मिलेगा, फॉर्मेट वही रहेगा लेकिन लूज लीफ तरीके से मिलेगा। फिर आप उस प्रिंट आउट को अपने घर में, अपने ऑफिस में फाइल में लगा के रखिए, बट आपको बाउंड बुक नहीं मिलेगा उसका। पासबुक इज बेसिकली फॉर सेविंग अकाउंट एंड बैंक स्टेटमेंट्स आर फॉर द पर्पज ऑफ करंट अकाउंट। दोनों क्या करते हैं, बैंक ने आपके लिए जो जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं, बैंक में से आपने जो जो ट्रांजेक्शन्स किए उसका रिकॉर्ड जो बैंक ने रखा हुआ है, वो रिकॉर्ड बैंक आपको उसका एक कॉपी आपको दे देती है, either in the form of passbook or in the form of statement. So these are the points to be kept in mind when we are thinking of the bank documents. Let us now try to understand the format. Now this is a format of paying slip. This is the format of paying slip. Okay. Paying slip अगर आप ठीक से देखोगे आपको समझेगा कि ये उसके दो पार्ट्स है। ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे परपोरेटेड लाइनें देखो जरा, परपोरेटेड लाइनें मतलब वो फटेगा। एक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है और एक राइट हैंड साइड पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पार्ट छोटा पार्ट है और राइट हैंड साइड पार्ट बड़ा वाला पार्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड के छोटे वाले पार्ट में क्या आता है, इसमें आप ब्रीफ में डिस्कशन करते हो बाबा डेट, कौन से बैंक में, कौन से, ये बैंक का नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ICICI बैंक है, चलो ठीक है। फिर उसके कौन से ब्रांच में पैसा जमा किया है, कौन से तारीख को जमा किया हुआ है, आपका सेविंग बैंक अकाउंट है कि करंट अकाउंट है कि OD अकाउंट है कि RD अकाउंट है कि CC अकाउंट है, वगैरह वगैरह। उसका अकाउंट का नंबर क्या है, वो नंबर यहाँ पे आएगा। अगर लोन अकाउंट रहेगा, क्रेडिट कार्ड रहेगा तो उसका भी नंबर वहाँ पे आएगा। फिर बाद में नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अपना नाम यहाँ पे लिखने का कि भैया ये अकाउंट किसका है, वो नाम यहाँ पे लिख दो। और उसके बाद में फिर डिटेल्स लिख दो, आपने क्या कैश भरी है, क्या आपने चेक भरा है। कैश भरी रहेगी तो कितने रुपए के कितने नोट्स, चेक भरा रहेगा तो चेक का नंबर, कौन से बैंक का है, चेक का डेट क्या है, वो डिटेल्स लिख दो। और बाद में रुपए अमाउंट यहाँ पे भी लिख दो और रुपए का अमाउंट इन वर्ड्स भी यहाँ पे लिख दो। इतना लिखने के बाद में फिर राइट हैंड साइड में आ जाओ। राइट हैंड साइड में फिर से एक बार वही डिटेल्स बट इन अ मोर सिस्टमैटिक मैनर लिखे जाएंगे। डेट यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप 50,000 के ऊपर का अमाउंट कैश में डिपॉजिट करते रहोगे तो आपको आपका परमानेंट अकाउंट नंबर भी भरना पड़ेगा। परमानेंट अकाउंट नंबर कौन देता है सर, वो बैंक अकाउंट है क्या? नहीं, परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बना के रखा हुआ है कि अगर कोई अपने बैंक अकाउंट में एक दिन में एक पेन स्लिप को यूज़ करते हुए 50,000 से ज़्यादा की रकम जमा करता रहेगा तो उसको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर उस स्लिप के ऊपर लिख के रखना पड़ेगा। बैंक उसका रिकॉर्ड रखती है फिर, और गवर्नमेंट के पास डिटेल्स भेजती है कि भाई ये पर्टिकुलर आदमी ने ये अलग अलग तारीख को इतना इतना कैश जमा किया हुआ है 50,000 के ऊपर का। उसका रिपोर्ट बैंक बना के किसको देने वाली है? गवर्नमेंट कैश देने वाली। इसके लिए परमानेंट अकाउंट नंबर ओनली इफ यू आर डिपॉजिटिंग कैश इन एक्सेस ऑफ 50,000। चेक का झंझट नहीं है, चेक कितने का भी रहेगा तो भी चलता है। कैश अगर 10,000 रहेगी तो परमानेंट अकाउंट नंबर देने का जरूरत नहीं है। 15,000, 20,000, 49,000, 49,999 अगेन आपको परमानेंट अकाउंट नंबर भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाँ आपने 50,000 या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट भरना चालू कर दिया तो परमानेंट अकाउंट नंबर का डिटेल्स देना पड़ेगा। फिर आपका अकाउंट नंबर बोलना पड़ेगा, अकाउंट का टाइप क्या बताना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। फिर बाद में चेक रहेगा तो चेक का डिटेल्स कि चेक का नंबर क्या है और चेक का ब्रांच कौन सा है, चेक का बैंक कौन सा है, चेक का डेट क्या है, चेक की अमाउंट कितनी है वो लिख दो। और अगर आपका कैश रहेगी तो 2,000 के कितने नोट्स, 500 के कितने नोट्स, 200 के कितने नोट्स, ऐसा करके आपको डिटेल्स लिखना पड़ेगा। देन द थिंग्स विल बी प्रॉपर। फिर बाद में आपको खुद को साइन भी करना पड़ेगा, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर, यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा। और फिर बैंक के पास देना पड़ेगा अपनी कैश, या फिर चेक दे दो और ये स्लिप भी दे दो। फिर बैंक का जो कैशियर रहेगा वो सब चीज़ों को चेक करेगा आपने बराबर भरा कि नहीं भरा करके। और उसके बाद में ये जो बड़ा पोर्शन है इसको फाड़ के खुद के पास रखेगा, और ये जो छोटा पोर्शन है इसके ऊपर एक ठप्पा मार के आपको दे देगा, हाँ ठीक है अभी आपका डॉक्यूमेंट आपको हमने बोल दिया कि ठीक है आपने पैसा भरा है, बैंक ने एक्सेप्ट किया है, बैंक ने उसका ठप्पा मार के आपको दे दिया है। उस पर डेट भी रहती है, कौन से दिन पर ठप्पा मारा वो भी यहाँ पर लिखा रहता है, उस पर छोटा सा इनिशियल कर देता है कैशियर। तो ये डॉक्यूमेंट का एक पार्ट आपके पास, डॉक्यूमेंट का दूसरा पार्ट उनके पास चला जाता है। आजकल तो कोई कोई बैंक्स आगे चली गई है, वो क्या कंसिडर करते हैं, दे आर नॉट यूजिंग नाउ दिस छोटा पार्ट एंड बड़ा पार्ट। ICICI बैंक का ही मैं आपको दूसरा स्लिप दिखा रहा हूँ, वो कार्बन कॉपी जैसा यूज़ करते हैं, तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, तो एक पार्ट आपके पास आएगा, एक पार्ट बैंक के पास जाएगा। ओरिजिनल बैंक के पास जाता है और जो डुप्लीकेट कॉपी आएगी, कार्बन वाली कॉपी आएगी, वो आपके पास आ जाती है। बाकी वही सब डिटेल्स है वहाँ पे कि आपका अकाउंट नंबर लिखो, कौन से ब्रांच में, कौन से तारीख को, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर आप 50,000 के ऊपर भरते रहोगे तो परमानेंट अकाउंट नंबर, और चेक रहेगा तो चेक का कौन से बैंक का है, कौन से डेट का है, चेक का नंबर क्या है,
वो सब डिटेल्स लिखना पड़ेगा। कैश रहेगी तो इन दैट केस कितना रुपए का कितना, अभी इसमें 1000 दिख रहा है, 1000 का तो अभी नोट है नहीं, वो तो अलग बात है। सो अलग अलग जो आपका डिनोमिनेशन रहेगा, डिनोमिनेशन का डिटेल्स लिख दो और काम पूरा कर दो। ऐसा करके काम चलता है। फिर ऊपर के पार्ट के ऊपर वो अपने पास रख लेते हैं, नीचे के पार्ट का ठप्पा मार के आपको वापस दे देते हैं। आजकल तो और भी उसके आगे जाने का चालू हो रहा है, क्योंकि आजकल वो कैश डिपॉजिटिंग मशीन भी चालू हो गए हैं। तो इन दैट केस वो मशीन के अंदर आपको सब डिटेल्स टाइप करना करता है, मशीन आपको एक स्लिप प्रिंट करके दे देती है कि आपने पैसा भरा है करके। ओके, बट जहाँ पे कैश डिपॉजिटिंग मशीन नहीं है वहाँ पे ये दो में से कोई एक फॉर्मेट का पेन स्लिप यूज होता है। ओके, दूसरा है विड्रॉवल स्लिप। अपने खुद के सेविंग अकाउंट में से, आई रिपीट, अपने खुद करंट अकाउंट नहीं, ओडी अकाउंट नहीं, सीसी अकाउंट नहीं, अपने खुद के सेविंग अकाउंट में से, खुद के, दूसरे के भी नहीं, खुद के सेविंग अकाउंट में से पैसा विड्रॉ करने का रहेगा तो आप सेल्फ चेक यूज़ कर सकते हो, मतलब चेक के ऊपर लिखने का पे टू सेल्फ, और वो कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप ये विड्रॉल स्लिप को यूज़ कर सकते हो। आजकल तो कोई इसको ज़्यादा यूज़ करता नहीं है, लोग एटीएम कार्ड लेके जाते हैं सेविंग बैंक अकाउंट रहेगा तो, और बाहर एटीएम सेंटर रहता है उसके अंदर कार्ड डाल के पैसा विड्रॉ करते हैं। लेकिन जो बैंक में अभी भी एटीएम नहीं रहेगा वहाँ पे पेन स्लिप का सिस्टम चलता है, यहाँ पे विड्रॉ स्लिप का सिस्टम चलता है। खुद के सेविंग अकाउंट में से पैसा विड्रॉ करने का रहेगा तो, एटीएम कार्ड वगैरह नहीं रहेगा तो हम लोग विड्रॉ स्लिप को यूज़ करेंगे। सर मैं सेल्फ चेक यूज़ कर सकता हूँ ना? हाँ चलेगा ना, फिर आपका एक चेक खत्म हो जाएगा। चेक प्रिंटिंग के लिए चेकबुक जो बनाया रहता है उसके लिए बैंक आपको चार्ज कर दिए, मैं बोलूँगा फिर जाने दो ना, मेरा चेक मैं थर्ड पार्टी को देने के लिए चेक यूज़ करूँगा। अगर मुझे विड्रॉ करने का रहेगा, खुद के अकाउंट से विड्रॉ करने का रहेगा, घर के लिए कुछ कैश चाहिए है तो चेक काय को बनाऊँ, उससे अच्छा चेकबुक रहने दो। वैसे ही मैं बैंक में जाऊँगा, बैंक को बोलूँगा मुझे एक विड्रॉ स्लिप देना, अब उसका मुझे खर्चा नहीं आएगा, मतलब उतना एक कागज़ का टुकड़ा है बस, बाकी कुछ नहीं है, उसको यूज़ करूँगा और मेरा पैसा विड्रॉ कर लूँगा। बोलूँगा ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा सो एंड सो ब्रांच है, आप मुझे ही पैसा दे दो भैया, ऐसा बता देने का है। फिर रुपीज़ कितना चाहिए बता दो, बस बाकी कुछ नहीं, साइन कर दो, सिंपल। लेकिन याद रखो, अगर आप चेक से विड्रॉ करने को जाओगे तो चेक के पीछे साइन करने का काम खत्म, यू आर गोइंग टू गेट अ कैश। अगर आप विड्रॉल स्लिप के साथ पैसा करने को जाओगे, विड्रॉ करने को जाओगे, तो बैंक का मैनेजर या फिर बैंक का कैशियर बोलेगा सॉरी मैं डायरेक्टली विड्रॉ करने को नहीं दूंगा, आपने साथ में पासबुक भी दिखाना चाहिए। पासबुक रहेगा तो ही मैं विड्रॉल स्लिप में से आपको विड्रॉ करने को दूंगा, वरना विड्रॉल स्लिप यूज़ करके आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्योंकि कंडीशन क्या था, खुद के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने का रहेगा, तो खुद के सेविंग अकाउंट से, और आपका खुद का सेविंग अकाउंट है मतलब आपके पास उसका पासबुक रहेगा, तो पासबुक लेके आना, तो हमको प्रूफ पता चल जाएगा कि सचमुच आपका ये खुद का ही सेविंग अकाउंट है, तो हम विड्रॉ करने को देंगे। नहीं मेरा ही अकाउंट है, आप मुझे जानते हो ना, मैं घर पे पासबुक भूल गया बाद में, ऐसा नहीं चलेगा। विड्रॉ स्लिप लेने का रहेगा तो इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय पासबुक। जब तक पासबुक नहीं है तब तक वो आगे नहीं जा सकता है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? इसके अलग अलग टाइप के फॉर्मेट है। ये मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्मेट आपको दिखाया है, ये दूसरा फॉर्मेट देखो, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, थोड़ा अलग फॉर्मेट है बट अल्टीमेटली लॉजिक वही है। यहाँ पे भी इधर भी बोल के रखा है कि अगर आपने ये चेक नहीं है, दिस इज नॉट अ चेक, पेमेंट विल बी रिफ्यूज्ड इफ पासबुक इज नॉट प्रोड्यूस्ड विद दिस पर्टिकुलर विड्रॉ स्लिप। विड्रॉ स्लिप का फ़ायदा ये है कि आपका चेकबुक खत्म नहीं होता है। चेकबुक प्रिंटिंग के लिए बैंक आपको चार्जेस लगाती है, विड्रॉ स्लिप के लिए चार्जेस नहीं लगाती है। चेकबुक में से आप सेल्फ चेक यूज़ करके विड्रॉ कर सकते हो, तभी आपको पासबुक लेके जाने की ज़रूरत रहती नहीं है। विड्रॉ स्लिप से भी विड्रॉ कर सकते हो, तभी आपको लेकिन साथ में पासबुक लेके जाना पड़ेगा। और ये सिर्फ सेविंग अकाउंट से विड्रॉ करने के टाइम ही काम का है, करंट अकाउंट के टाइम विड्रॉ करने के काम का नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बैंक एडवाइस। जैसा मैंने बोला था कि अगर अपने बैंक को ईसीएस इंस्ट्रक्शन देकर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, बैंक को बोल के रखा है मेरा हर महीने में इतना इतना रेंट है, ये मेरा लैंडलॉर्ड है, उसको पैसा भरो, मेरा एलआईसी का इतना इतना प्रीमियम आता है पर मंथ, आप डायरेक्टली भर दो, मेरे बच्चे का स्कूल फीस इतना इतना रहता है पर मंथ, आप डायरेक्टली भर दो, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं एमएससीबी को बोल कर रखूँगा, ये मेरा बैंक अकाउंट उधर कनेक्ट किया हुआ है, वहीं से डायरेक्टली पेमेंट चला जाएगा। तो अभी डायरेक्टली पेमेंट चला जाएगा ना, तो बैंक ने मुझे बताना चाहिए हाँ सचमुच आपने जो बोला था वैसा हमने पेमेंट किया है। अभी आज बैंक कैसे आजकल कैसे बोलती है, बैंक अपने को फ़ोन के ऊपर एसएमएस अलर्ट भेज देती है और पैसा ट्रांसफ़र किया है, पैसा आपके अकाउंट से निकल गया है करके। लेकिन जब एसएमएस सिस्टम नहीं था तब हर महीने में मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके हिसाब से बैंक ने कितना पेमेंट किया है ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो बैंक इस तरह से एडवाइस भेजती थी। एडवाइस मतलब क्या, आपको बताया भैया ये ऐसा ऐसा हो गया है, आपके बैंक अकाउंट से हमने इतना इतना पैसा डेबिट कर लिया है, आपके बैंक अकाउंट से इतना पैसा निकाल दिया है, ये अलग अलग कारणों की वजह से। इस तरह से हर महीने में अपने को बैंक के पास से एडवाइस मिलता था। आजकल ये सिस्टम काफ़ी बंद हो गया है क्योंकि अभी तो एसएमएस अलर्ट बहुत कॉमन हो चुके हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड एज पासबुक। पासबुक का मतलब क्या है,
आपका सेविंग अकाउंट रहेगा तो आपको पासबुक मिलता है। सर नहीं, मेरा करंट अकाउंट है, मेरा ओडी अकाउंट है, मेरा सीसी अकाउंट है, मैं बोलूँगा फिर पासबुक नहीं मिलेगा। पासबुक इज ओनली गिवन फॉर सेविंग अकाउंट। पासबुक इज अ बाउंड बुक, आप देख सकते हो वो बाइंडिंग किया हुआ बुक है, उसमें अलग अलग पन्ने हैं। तो ये पासबुक जो है दैट इज गिवन टू शो यू व्हाट इज द रिकॉर्ड मेड बाय द बैंक ऑफ योर ट्रांजैक्शंस इन देयर ओन बुक्स। बैंक के पास हमारा जो अकाउंट है, उस अकाउंट से बैंक ने हमारे लिए जो जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस किए हैं, कभी अपने अकाउंट में पैसा डाला है, कभी अपने अकाउंट से पैसा निकाला है, उसका सबका डिटेल्स का ये बेसिक बुक बना के रखा हुआ है। तो मेरे अकाउंट का मुझे बुक मिलेगा, आपके अकाउंट का आपको बुक मिलेगा, हर एक को अपना अपना अकाउंट का एक बुक का कॉपी मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज पासबुक। पासबुक के अंदर कौन से कॉलम्स रहते हैं? जनरली द कॉलम्स इन द पासबुक आर लाइक दिस। पहला कॉलम कौन सा रहेगा? डेट। पहला कॉलम डेट है। बाद में चेक या फिर कैश कैसे विड्रॉ किया उसके बारे में डिटेल्स। अगर चेक रहेगा तो चेक का नंबर लिखोगे, कैश रहेगा तो सिर्फ कैश ऐसे डिटेल्स लिख के रखोगे। फिर ये कॉलम कभी शायद आगे पीछे हो सकता है, अलग अलग बैंक अपना फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर सकता है। फिर कौन सा पर्टिकुलर्स कॉलम, मतलब उसमें आपका डिटेल्स रहेगा कि चेक नंबर क्या था, फिर किसको दिया है, पार्टी का नाम वगैरह कुछ ये रहेगा तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आएगा। पैसा विड्रॉ किया रहेगा तो वो यहाँ पे दिखेगा, पैसा डिपॉजिट किया रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा। फिर बोलेंगे कि आपका बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट बैलेंस है और बैलेंस का अमाउंट कितना है। साइड में फिर बाद में बैंक का जो क्लर्क रहेगा, बैंक का जो कैशियर रहेगा या फिर वो जो पासबुक प्रिंटिंग का मैनेजर रहेगा, दैट पर्सन विल पुट हिज सिग्नेचर्स हियर। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में वो कंप्लीट कर दे जाएंगे। दिस इज हाउ द पासबुक इज प्रिपेयर्ड। सो पासबुक इज नॉट हैविंग डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, बट पासबुक इज हैविंग पेमेंट एंड डिपॉजिट, ऐसे दो अलग अलग कॉलम। विड्रॉवल का कॉलम मतलब बेसिकली पेमेंट का कॉलम है, विड्रॉवल का कॉलम मतलब बेसिकली पेमेंट का कॉलम है, और डिपॉजिट का कॉलम मतलब बेसिकली रिसीट का कॉलम है। बैंक में पैसा अकाउंट में रिसीव हो गया तो डिपॉजिट कॉलम में जाएगा, बैंक में से पैसा विड्रॉ हो गया निकल गया बाहर तो पेमेंट कॉलम मतलब विड्रॉल कॉलम में जाएगा। दिस इज हाउ द बैंक पासबुक इज प्रिपेयर्ड। ओके, और बाद में आप देखोगे तो सेम लगभग फॉर्मेट वही है, सिर्फ इट्स अ कागज नाउ, अभी इट्स नॉट अ बुक। डेट कॉलम है, पर्टिकुलर मतलब नरेशन है, चेक नंबर, रिसीट नंबर है, जो भी कुछ रहेगा वो। बाद में वैल्यू डेट क्या है, विड्रॉल अमाउंट क्या है, डिपॉजिट अमाउंट क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, इस तरह से उन्होंने लिख के रखा हुआ है। फिर ये किसके लिए रहेगा? ऑब्वियसली करंट अकाउंट, ओडी अकाउंट, सीसी अकाउंट, ये सब चीज़ों के काम की चीज़ है। उनको क्योंकि पासबुक मिलता है नहीं, उनको स्टेटमेंट मिलता है। स्टेटमेंट मिलेगा, आप इसको घर पे लेके आओ, बाद में अपने फिर ऑफिस में लेके जाओ, बाद में अपने फाइल में इसको बराबर से फाइल करके रखो। करंट अकाउंट, सीसी अकाउंट, ओडी अकाउंट, ये बिजनेस के अकाउंट्स है। इसमें एक दिन में हज़ार ट्रांजैक्शन रह सकते हैं। फिर वो पासबुक प्रिंटिंग करने को बैठेगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, नहीं आपको हम लोग क्या दे देंगे, हमको स्टेटमेंट दे देंगे। नहीं तो पासबुक कैसा थप्पी के ऊपर थप्पी लगना चालू हो जाएगा। सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स काफ़ी कम रहते हैं, इसलिए सेविंग अकाउंट का रिकॉर्ड देने के लिए हम आपको क्या देते हैं? पासबुक देते हैं। और करंट अकाउंट रहेगा तो हम क्या देते हैं आपको? इन दैट केस वी डोंट गिव यू अ बुक बट वी गिव यू स्टेटमेंट्स। मंथली स्टेटमेंट आपको हम जनरेट करके दे देंगे, बाद में आप अपने फाइल में रख दीजिए। दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी वर्किंग। तो टॉपिक का नाम था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, लेकिन अब तक मैंने रिकन्सिलिएशन ये शब्द का मतलब भी नहीं बताया। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अब रिकन्सिलिएशन शब्द का मतलब क्या है, रिकन्सिलिएशन क्यों करना पड़ता है, ये सब चीज़ें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।